हाँ भाई, क्या हाल है? तो मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एड। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है नेगेटिव कंपाउंडिंग। और इस वीडियो का मेन हुक ये है कि मैं अगले 1 या 2 दिनों में अपना एक 5 फिगर डॉलर बिल राइट ऑफ करने वाला हूँ। राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि आप उसको कहते हैं कि बस अब ये मैंने रिकवर नहीं करना है, ये जाता है तो जाए, मुझे नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं राइट ऑफ। तो अगले कुछ 1-2 दिनों के अंदर मैं अपना एक 5 फिगर डॉलर बिल राइट ऑफ करने वाला हूँ और उसकी वजह है नेगेटिव कंपाउंडिंग। तो जो वीडियो का टाइटल है वो ये है कि हाउ थिंग्स फॉल डाउन। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब चीज़ों ने ख़राब होना होता है तो वो शुरू कहाँ से होती हैं और ख़त्म कहाँ पे होती हैं। तो अगर आप हाउ थिंग्स फॉल डाउन की एनाटॉमी जानना चाहते हैं और नेगेटिव कंपाउंडिंग को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? कैसा जा रहा है धंधा पानी? कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? आई अंडरस्टैंड कि पिछले 50 दिनों से आपको जरनामा की वीडियो नहीं मिली और मुझे नहीं पता कि इस 50 दिन के गैप की वजह से आपके बिजनेस को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन आई सपोज कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोगों के मैसेज आते रहे हैं कि भाई साहब क्या हुआ, छोड़ तो नहीं गए? मैंने कहा नहीं, छोड़ा नहीं। एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक है। और स्ट्रेटेजिक ब्रेक इसलिए नहीं कि राइटर्स ब्लॉक आ गया था या मैं लेजी हुआ हुआ था या कोई और वजह थी इसकी। इसकी वजह ये थी कि ये जो नेगेटिव कंपाउंडिंग की मैं आज बात करने वाला हूँ, ये थीसिस डेवलप करने के लिए और इस पर रिसर्च करने के लिए भी टाइम लगता है। तो ये जो ब्रेक थी इसमें रिसर्च ही चल रही थी और ऐसे ऐसे कमाल के थीसिस लिख डाले हैं कि कागज़ों को लग गई है आग। और जैसे जैसे वीडियोस आपके सामने आएंगी आप अंडरस्टैंड करेंगे कि अली भाई ने कोई स्ट्रेटेजिक और सोच समझ के ये ब्रेक ली थी, कोई ऐसे ठुल्लू नहीं मार रहे थे। एनीवेज, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो आप 1 या 2 दिन के वेटिंग टाइम पे मेरी टीम से बुक कर सकते हैं। नो डिस्काउंट्स अवेलेबल। नेगेटिव कंपाउंडिंग के बारे में आज हमने बात करनी है। तो नेगेटिव कंपाउंडिंग या पॉजिटिव कंपाउंडिंग की बात करने से पहले कंपाउंडिंग के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं हुक को एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आई एम वेरी क्लोज टू राइटिंग ऑफ 5 फिगर डॉलर बिल ऑन माई कंपनीज बिहाफ। यानी कि आप समझ लें 5 फिगर्स हैं और डॉलर्स में हैं तो कितने बनते होंगे, जितने भी आपने हिसाब लगाने हैं लगा लें। वो एक अमाउंट है, किसी के लिए बड़ी है किसी के लिए छोटी है, वो मैं राइट ऑफ करने वाला हूँ। और मैं इसलिए राइट ऑफ नहीं करने वाला कि वो बंदा या वो क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान और यूएस में एटलीस्ट अभी तक ऐसा बंदा मेरे नॉलेज में नहीं है जो मेरे पैसे मार जाए, क्योंकि मैं मारने देता नहीं हूँ, मैं मार लेता हूँ जाके उसकी। तो इन 2 मुल्कों में तो अभी तक ऐसा नहीं है। लेकिन मेन मसला इस बात से नहीं है कि पैसे नहीं आ रहे, मेन मसला इस बात से है कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, मिस कमिटमेंट से मसला है। सो एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अपना 5 फिगर डॉलर बिल एक राइट ऑफ करने वाला हूँ। उसने मुझे 5 फिगर डॉलर में नुकसान तो दे दिया कि मुझे अपना वो राइट ऑफ करना पड़ेगा और उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, लेकिन लेसन बहुत बड़ा दिया। और दुनिया में लेसन जो आपका टाइम बचाए वो ही सबसे वैल्यूएबल है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स जो आपके पास है वो आपका टाइम है, पैसे नहीं है। क्योंकि पैसे रेप्लिकेबल है, टाइम रेप्लिकेबल नहीं है। नो अमाउंट ऑफ मनी एवर बॉट अ सिंगल सेकेंड ऑफ टाइम। ये टोनी स्टार के अब्बू ने कहा था एंड गेम के अंदर। एनीवेज, कंपाउंडिंग क्या चीज़ है इस बारे में बात करते हैं। मैं आपको ये जो मैंने राइट ऑफ द डॉलर बिल वाली बात है, यहाँ से घुमा के कंपाउंडिंग कैसे समझाऊंगा आपने आज नोटिस करना है। और आप कहेंगे, जो लोग पूरी 30 मिनट की या 25 मिनट की वीडियो देखते हैं वो कहेंगे कि हाँ भाई ये कम बैक लग रहा है। तो कंपाउंडिंग क्या होती है? कंपाउंडिंग ये होती है कि आज मैंने किसी चीज़ में 100 रुपये इन्वेस्ट किया, जो वॉरेन बफेट ने पूरी दुनिया को बताया। आज मैंने किसी चीज़ में 100 रुपये इन्वेस्ट किया, सालाना रिटर्न मुझे उस पर आएगा 10%। तो अगले साल के शुरू में मेरी इन्वेस्टमेंट होगी 110 रुपये, फिर 10% रिटर्न आएगा, तो उससे अगले साल के शुरू में मेरी इन्वेस्टमेंट होगी 121 रुपये। तो हर पिछला नंबर अगले नंबर में ऐड होता चला जाएगा। और कंपाउंडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पहले थोड़ी सी फ्लैट होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका ग्राफ उठना शुरू होगा और फिर उठते उठते यूं हो जाएगा ग्राफ। जब बड़ा नंबर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा तो 121 होगा, उसके बाद उसमें 12 ऐड होगा, उसके बाद वो तकरीबन 133 बन जाएगा, फिर उसमें 13 ऐड होगा। तो ओवर टाइम जब आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या ओवर टाइम आप किसी चीज को टाइम दे रहे होते हैं, वो मल्टीप्लायर उसका बड़ा होता जाता है और पॉजिटिविटी का ग्राफ बढ़ता जाता है। सिर्फ आपने सब्र का मुजाहिरा करना होता है। ये वॉरेन बफेट ने पूरी दुनिया को सिखाया कि कंपाउंडिंग में क्या जादू है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक वेग टर्म नहीं है। कंपाउंडिंग एक मैथमेटिकल, एक फिजिकल फिनोमिनॉन है जो ये कहता है कि जब चीज़, जिसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, कि जब पिछला मल्टीप्लायर बड़ा होता जाए, ये आपने जेहन में रखना है, तो ऊपर से ग्रोथ बढ़ती जाती है। जब पीछे बड़ा से बड़ा नंबर होता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि 50 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो एकदम तेजी से बढ़ने लग जाएगा। और उस
शुरू में वो जो आपको ग्राफ और टाइम का छोटा सा ग्राफ नजर आ रहा है वो यूं यूं बड़ा होता जाएगा। अब जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स हैं उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो नंबर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया जा सकता है वो नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। ये कैसी बात है? तो हर कंपाउंडिंग पॉजिटिव कंपाउंडिंग नहीं होती। देयर आर compounds that are positive and there are compoundings that go towards the negative। इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको ये कहा कि आप किसी चीज को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें वो ओवर टाइम ग्रो करती है, उसी तरह अगर किसी नेगेटिव चीज से मल्टीप्लाई करें तो ओवर टाइम वो चीज डिक्लाइन की तरफ भी चली जाती है। इस बात का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हाउ थिंग्स फॉल अपार्ट में, अगर फॉर एग्जाम्पल आज मुझे एक प्रॉब्लम है और मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा तो ओवर टाइम वो कॉस्टें बढ़ती जाएंगी। और इस बात का दारो मदार कि मैं तरक्की करूंगा या मैं तनज़्ज़ुली की तरफ जाऊंगा इस पर है कि मैं अपने नेगेटिव्स की स्पीड को अपने पॉजिटिव की स्पीड से ज्यादा ना होने दूं। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सिलिकॉन वैली की एग्जांपल देता हूं। वहां पे एक स्टार्टअप है जो कि अपना $10 मिलियन रेस करता है कि हम एक कंपनी बनाएंगे। 3 साल में आपको पता लगता है कि वो बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं, चैप्टर 13 फाइल कर रहे हैं। तो आप सोचते हैं कि $10 मिलियन का क्या बना? क्या ये $10 मिलियन इन्होंने यूज किए और क्या उस चीज की डिमांड खत्म हो गई या इनके अंदर स्किल सेट खत्म हो गया या इनके अंदर से लीडरशिप खत्म हो गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि जब काम शुरू किया था तो उनके दिमाग में एक विजन था कि हम एक पॉजिटिव चीज को बनाएंगे, बट उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आ रही थी। जैसे कि सर्वर क्रैश कर रहे थे, जैसे ऐप्स में बग आ रहे थे, जैसे अगर पाकिस्तानी एग्जांपल लें तो अपने दोस्तों कजनों को अपनी कंपनी में रखा हुआ था। कुछ नेगेटिविटीज मैंने इन्फ्यूज की हुई थी कि चलो मेरी पॉजिटिव साइड बड़ी है, मेरी नेगेटिव साइड छोटी है, और ओवर टाइम मैं नेगेटिव को ब्रिज कर लूंगा और पॉजिटिव को इतना बड़ा कर लूंगा कि मेरी नेगेटिविटीज नजर ही ना आए। बट हुआ ये कि ओवर टाइम वो बग फिक्सेस ना करने की वजह से, वो सर्वर पे लोड कम ना करने की वजह से, वो ऐप क्रैशेस फिक्स ना करने की वजह से, वो टीम में डेवलपमेंट ना करने की वजह से नेगेटिव साइड का मल्टीप्लायर बड़ा होता गया और वो मेरी पॉजिटिव साइड की जो ऊपर से एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही थी उसको खाने लग गया। अप अंटिल द पॉइंट कि ग्राफ टोटल नेगेटिव में ही चला गया और अब मैं बैंकरप्सी और चैप्टर 13 फाइल कर रहा हूं। ये है नेगेटिव कंपाउंडिंग। तो जब स्पाइरल्स पे चीजें खराब होनी होती हैं वो पहले दिन खराब नहीं होती, वो अपना टाइम लेती हैं खराब होने के लिए, लेकिन वो आपको इंडिकेटर्स दे रही होती हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू इसको बोलते हैं द -20% इफेक्ट। होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छे एम्प्लॉयज भी होते हैं। तो जब कंपनीज, बड़ी कंपनीज यानी एमएनसीज हायरिंग करती हैं तो वो 3 टियर की हायरिंग करती हैं कि एक मीडियोकर लेवल लोग आएंगे हमारे पास, एक हमारे पास ए टियर के आएंगे, एक हमारे पास सी टियर के आएंगे। ए टियर जो है वो टॉप परफॉर्मर, मिड टियर जो है वो रोबोट वर्क के लिए, और सी टियर ऐसा होता है जो कम पैसों पे आता है लेकिन लेबर वर्क के लिए होता है। कुछ अरसे तक लोगों को ये लगता था कि शायद जो ऊपर वाली लॉट है वो नीचे वालों की नेगेटिविटीज के साथ डील कर सकती है, बट रियलिटी और रिसर्च ने ये बताया कि ऊपर वालों की प्रोडक्टिविटी यानी ए टियर लोगों की प्रोडक्टिविटी 20% नेगेटिव में जा रही है बिकॉज दे आर टू बिजी फिक्सिंग द मिस्टेक। तो ऐसी कई प्रोडक्ट्स हैं जो एप्पल ने बनाई, जो अमेजॉन ने बनाई, जिस पे रिसर्चर ये कहते हैं कि भाई साहब अगर आपने ये कभी इन्वेंट ना की होती ना तो फिर कंपनी ज्यादा बेहतर थी, हमें स्टॉक्स में या अपने मार्केट शेयर में उतना बड़ा लॉस ला लेना पड़ता। आपने वो करके दूसरों को लेसन दिया। तो हार्वर्ड ये कहता है कि जब आप एक बैड एम्प्लॉय को या एक बैड क्लाइंट को एंटरटेन करते हैं तो ऊपर वाली लेयर जो आपकी टॉप परफॉर्मर होती है वो गलती को ठीक करने के लिए अपना 20% गवा देती है। अगर वो गलती हुई ही ना होती और वो इनोवेशन भी ना हुई होती, देखें इनोवेशन गलती जो है वो आप कुछ करने जा रहे थे वो नहीं हुआ, उसकी वजह से गलती हो रही है, राइट? तो अगर वो गलती कभी हुई ना होती तो वो 20% आपका नेगेटिव में ना जाता। तो आप चाहे, हो सकता है वहां पे रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो आपने ली वो आप रिस्क ना भी लेते तो फिर आप सही ग्रोथ पे जा रहे थे। तो इस बात को समझना जरूरी है कि जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं वो पॉजिटिव साइड पे भी हो सकती है बिकॉज इट्स मैथमेटिक्स, बिकॉज इट्स फिजिक्स, और वो नेगेटिव साइड पे भी हो सकती है। और जब नेगेटिव साइड पे होती है, जब कोई चीज फेल होती है तो उसका नेगेटिव का मल्टीप्लायर पॉजिटिव के मल्टीप्लायर से बस ज्यादा हो गया होता है। ना डिमांड खत्म हुई होती है, ना वो बंदा खराब हुआ होता है, ना वो लेजी हुआ होता है, ना उसने अपनी बहन के रिश्ते कराए होते हैं कंपनी के पैसे से और कंपनी दिवालिया हो जाती है। होता सिर्फ ये है कि नेगेटिव मल्टीप्लायर पॉजिटिव मल्टीप्लायर से बड़े हो जाते हैं जो कि लॉन्ग रन में आपको बंद करवा देते हैं। एनीवेज, पहले मैंने आपको समझाया कि कंपाउंडिंग क्या होती है। अब मैं आपको यह समझा रहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंपाउंडिंग क्या होती है, और अब मैं आपको यह बताने आया हूं कि इसके साथ आपने डील कैसे करना है। कंसल्टेशन में भी जो मेरे पास आता है उसको भी मैं यही अप्रोच देता हूं और खुद भी मैंने अब यही अप्रोच ली आफ्टर राइटिंग ऑफ द
$5 फिगर बिल। ये $5 फिगर कोई फ्लैक्स नहीं है, आप ये ना समझिएगा, सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूं कि नेगेटिविटी आपको पर्सनली पर्सनली तो नहीं, नेगेटिविटी यानी कि नेगेटिव कंपाउंडिंग आपकी बिजनेस ग्रोथ को किस तरह इफेक्ट करती है बगैर आपके इसकी सबसे बड़ी मसला ये ना कि कैंसर की तरह है, तो आपको पता नहीं चलता कि कब ये हो रहा है और कब नहीं हो रहा। तो ये इफेक्ट इस तरह करती है, एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में हैं और आप यूएस के किसी बंदे के लिए काम करते हैं और आपकी पेमेंट रिमिट होनी है और 19 को ईद है और आपके बैंक जो है वो 17 को बंद हो रहे हैं, तो अब आप चाहते हैं कि आपको 16 तक सारी पेमेंट्स आ जाएं ताकि आप 17 तक सारी पेमेंट्स डिसबर्स कर दें और आपके एम्प्लॉयज जो हैं जो उनको बोनसेस वगैरह जो सारे मामला होने हैं वो हो जाए। बट सम हाउ अ क्लाइंट सेज कि मैं तुम्हें 17 की रात को पैसे भेजूंगा और फिर वो नहीं भेजता, तो फिर 18 हो गई, बैंक हॉलीडे आ गई। अब उस एक नेगेटिविटी की वजह से, उस एक वायरस की वजह से एवोल्यूशन ये होगा कि वो बैड ओमेन आप पे आया, आपने उसकी कमिटमेंट की बेस पे आगे कमिटमेंट की, तो लोगों ने कहा ठीक है हमें पैसे आ जाएंगे। अब वो उसको नहीं जानते, वो आपको जानते हैं, तो वो आपको मैसेज करेंगे ईद पे और आपको चांद रात को फोन करेंगे और ईद की नमाज में भी उनकी कॉलें आ रही होंगी कि भाई साहब वो मेरे 20,000 पे तो भेज दें मुझे, तो मैं तो सूट ही नहीं लेने गया क्योंकि आपने पैसे नहीं भेजे। और इट विल बी अ चेन ऑफ रिएक्शंस दैट विल अकर, और अल्टीमेटली ये होगा कि 10 दिन बाद उसके पैसे मैटर नहीं करेंगे, 10 दिन बाद उस बंदे को ये याद रहेगा कि मेरे बॉस ने मेरी ईद खराब की थी, और फिर ये बैड ओमेन वो आपकी कंपनी में ट्रांसफर करेगा, गंदा काम करेगा, आपको टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। एक एग्जांपल देने के तौर पर कह रहा हूं, या फॉर एग्जांपल वो आपका एसी ठीक करने वाला है और आपने उसको पेमेंट नहीं की थी, तो वो अगली दफा आएगा तो ही विल मेक श्योर कि वो आपके एसी की गैस पूरी निकाल के जाए क्योंकि आपने उसके साथ ज्यादती की थी। अब ज्यादती आपके साथ भी हुई है बट दे आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल पीपल फॉर दैट, राइट। मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि आपको अल्टीमेटली इस तरह की टीम चाहिए जो आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर सके, लेकिन ये शुरू में पॉसिबल नहीं होगा, शुरू में टेस्ट ऑफ टाइम से उसको गुजरना पड़ेगा। तो जो टेस्ट ऑफ टाइम है उसमें एक गंदी मछली या एक गंदा अंडा या एक गंदी बच्ची आपको नेगेटिवली कंपाउंड करवाएगी। यू विल डेवलप अ रिप्यूट दैट विल से अबाउट यू कि ये पे मास्टर्स नहीं है, ये पेमेंट लेट करते हैं, पेमेंट में प्रॉब्लम करते हैं, और फिर ये बात फैलेगी और अल्टीमेटली आपकी कंपनी को नुकसान होगा। एक्चुअली आपकी इमेज इफेक्ट होगी उस एक डिस्क्रिपेंसी की वजह से। तो बजाय इसके कि आप उसको स्कूल करें या उसको बिठाएं और कहें कि देखो यार ये गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए, आइंदा ना करना, इसका असल हल ये है कि इस बात, ये जो 17 तारीख को पेमेंट होनी थी और 18 हो गई और पेमेंट नहीं हुई, इस बात का आगाज आज नहीं हुआ था, इस बात का आगाज हुआ था 1 साल पहले जब उसने पहली पेमेंट लेट की थी। वो कहते हैं ना जब कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी छोड़ के जाता है तो फिजिकली वो जब छोड़ के जाता है उससे 3 महीने पहले वो मेंटली छोड़ चुका होता है, कहते हैं ना। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ चीज़ों के डिसीजंस जो है वो पहले हो जाते हैं। तो एज अ सीईओ आपको ये समझ आ जानी चाहिए, या आपकी ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी फोरसाइट ये होनी चाहिए कि क्या चीज़ मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और उसको वक्त रहते एड्रेस करना आपको आना चाहिए। एक बड़ा सीईओ वही है, क्योंकि सीईओ तो सभी होते हैं लेकिन सब सीईओ उसकी मां नहीं होती। कुछ सीईओ बड़ा वही है जो ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये प्रॉब्लम मेरे लिए किस तरह प्रॉब्लम बन सकती है और मैं इसको समय रहते कैसे डील कर सकता हूं। देखें, क्राइसिस मैनेजमेंट है क्राइसिस हो जाने के बाद, और प्रीएम्प्टिव मैनेजमेंट है वो हो जाने से पहले। तो बड़ा सीईओ वो है जो प्रीएम्प्टिवली देख ले कि ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये वाला क्लाइंट कुछ अरसा पहले से पेमेंटों में मसला कर रहा होगा, विच मीन्स कि आप इस क्लाइंट को कटाने के लिए तैयार होने चाहिए, क्योंकि जब आपने फाइनली उसको गुड बाय का मैसेज करना है तो आपके पास पाइपलाइन में 3 क्लाइंट खड़े होने चाहिए जो उसको रिप्लेस करेंगे उसके रिटेनर को। ये अगर आपके पास नहीं होगा तो वक्त तौर पे आप एकदम डाउन आएंगे और फिर भी आप पे नेगेटिव कंपाउंडिंग चढ़ेगी। तो आपको ये फोरसाइट होनी चाहिए सबसे पहले कि ये जो प्रॉब्लम है मैंने इसको एड्रेस करना है और उसके लिए आप एक्टिव एफर्ट कर रहे हो। ये था नंबर 1 कि आपके पास आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और ये सिर्फ मसल मेमोरी से आ सकती है, यानी कि प्रैक्टिस से आ सकती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं कि यार मेरी बात सुनो जीपीटी पे जाके लिखो और तुम्हें बता देगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मसल मेमोरी है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, एज अ सीईओ वो कौन सा टूल है जो आपके पास होना चाहिए जो आपको नेगेटिव कंपाउंडिंग से बचाएगा? उसका नाम है किल स्विच। और आप मान लें या ना माने, मेरी आज भी मेरे क्लाइंट से डिस्कशन हो रही थी कि किल स्विच होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और इस पे मैं हार्ड कोर बिलीवर हूं कि इसका सबसे बड़ा हल है किल स्विच। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि जब आपने कंपनी में प्रॉफिट या लॉस करना होता है उससे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जिसको बोलते हैं अफोर्डेबल लॉस, कि इतना लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूं, यहां तक नहीं होगा तो मैं इसको कट ऑफ कर दूंगा। तो वो मुझे कहता है कि हमारा कल्चर इस तरह का नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि तुम अपने अकाउंट्स खोलो और मुझे बताओ कि इसमें कल्चर कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 5 लाख रुपए का नुकसान या 2 लाख
डॉलर का नुकसान जो है ये मैंने कल्चर के खाते में डाला। जब आपकी अकाउंट्स की बुक में कहीं पे कल्चर का खाना ही नहीं है तो फिर आप कल्चर को क्यों देख रहे हो? फिर हार्ड कोर डिसीजन मेकिंग करो, बिकॉज योर बिजनेस इज अ लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी। उसको इमोशन, कल्चर, भाईगिरी, दोस्तगिरी, राशनगिरी समझ नहीं आती। आपने डोनेशन चैरिटी करनी है, आप अपनी सैलरी से कर सकते हैं, कंपनी में इसका कोई खाता नहीं है, आई एम सॉरी। तो जो नेगेटिव कंपाउंडिंग है इसमें, इसको मिटिगेट करने के लिए आपके हाथ में किल स्विच होना चाहिए, विच मीन्स कि आपके पास एक कट ऑफ वैल्यू होनी चाहिए। वो वॉल स्ट्रीट में कहते हैं कि अगर कोई चीज 3 दफा हो रही है ना, कोई भी चीज अगर 3 दफा होती है तो उसको करने के लिए एसओपी होना चाहिए या ऑटोमेशन होनी चाहिए। यानी कि कोई भी एक, फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया पोस्टिंग करते हैं, तो अगर आप 3 पोस्टें करते हैं तो फिर प्रॉबेबली आपके पास एक एसओपी होना चाहिए कि हर पोस्ट इस पे जाएगी। अगर कोई वन ऑफ है तो फिर उसके लिए नहीं, लेकिन कोई भी काम अगर 3 दफा हो, इसी तरह अगर कोई, जिस तरह पॉजिटिव चीजें मैं आपको कंपाउंडिंग में पढ़ा रहा हूं, उसी तरह नेगेटिव चीजें भी अगर 3 दफा अकर हो जाएं, कि एक दफा पेमेंट लेट हुई, दूसरी दफा हुई, तो तीसरी दफा आपके हाथ में किल स्विच होना चाहिए कि भाईजान ओके बाय, 0-0, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप जब आएंगे, मैं, अगर आप मुसलमान नहीं है आपको शराब पिलाऊंगा, और अगर आप मुसलमान हैं तो आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा जब भी आप यूएस से आएंगे, बट आई डोंट वांट टू वर्क विद यू एनी मोर। इससे आप वक्ती तौर पे अपना नुकसान तो करेंगे, लेकिन जिस सिस्टम को आप बनाने के लिए खड़े हैं और जिस एसओपी पे आप खड़े हैं, या जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं, या जिन लोगों को आप मैं बड़ा मानते हैं वैसे बनना चाहते हैं, तो फिर किल स्विच ही उसका हल है, हार्डकोर एग्जीक्यूशन ही उसका हल है। मैं ये नहीं कहता कि आपके अंदर, देखें, अगर कोई बंदा आपको फोन करके कहे ना कि भाई साहब मैं इस महीने गरीब हूं, मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरे कैश फ्लो के प्रॉब्लम है, मेरे पीछे आईआरएस पड़ी हुई है, वो एक अलग बात है। ये अगर वो कह देना कि नो, कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता, ओके। लेकिन ये जो धींगा मुश्ती है ना कि मैं कर रहा हूं, आ रही है, जा रही है, होने लगी है, ये तुम्हें हो गई, वो रिवर्स हो गई, ये बदतमीजी नहीं बर्दाश्त। और ये क्यों बर्दाश्त नहीं है? क्योंकि आप भी किसी के साथ ये नहीं करेंगे। तो इस दफा मैं जिसको पेमेंट नहीं भेज पाया उसको मैंने मैसेज किया कि भाई साहब ये मेरी सिचुएशन है, मैं अभी इतनी पेमेंट कर सकता हूँ, इतनी नहीं कर सकता, XYZ, आप बता दें आपके लिए ओके है, नहीं है तो आए और मेरा कलेजा बेच दें, वट। पॉइंट बीइंग के ट्रांसपेरेंसी हमेशा जीतती है। वो एप्पल में भी ना एम्प्लॉय कार्ड पे लिखा होता है कि वी वांट टू हियर द बैड न्यूज़ फर्स्ट, ठीक है, इससे पहले कि हम न्यूज़ से फाइंड आउट करें, आप हमें बताएंगे भाई साहब ये बंद हो गया। तो बैड न्यूज़ जो है ना उसके बेरर बनना सीखें। एक बड़ा सीईओ वो है जो खड़ा हो सकता है अपने डिसीजन पे कि हाँ मैं पेमेंट करूंगा, हाँ मैं नहीं करूंगा, और जो कहे उस पे अटल हो, बजाय कि आप ये कहें कि हो रही है, आ रही है। ये पाकिस्तानी बिजनेस माइंडसेट, आजम क्लॉथ मार्केट की हरकतें हैं, ये हम डिजिटल बिजनेस वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। हम तो लेते ही एडवांस पेमेंट है भाई, पहले पेमेंट आएगी बाद में काम होगा, पहले पेमेंट आएगी बाद में काम होगा। डिजिटल पेमेंट 0-0 का खाता है, यहाँ पे कोई चेक टू चेक सिस्टम नहीं चल रहा। उन बातों को भूल जाएं। किसी अंग्रेज को यार बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब उसकी बारी आएगी वो कभी आपको यार नहीं बनाएगा। तो किसी क्लाइंट के साथ, किसी दोस्त के साथ और किसी रिश्तेदार के साथ जो बिहेवियर होना चाहिए वो एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए किल स्विच आपके हाथ में होना चाहिए हर वक्त। हर वक्त का मतलब ये है कि आपके अंदर इमोशनल डिटैचमेंट होनी चाहिए, आपके बिजनेस के अंदर कल्चर का और कर्टेसी का और डोनेशन चैरिटी का कोई खाना नहीं होना चाहिए, और आप एक स्टर्न सीईओ होने चाहिए, क्योंकि द दुनिया इज, और द वर्ल्ड इज रिग्ड फॉर परफॉर्मेंस, इट इज नॉट रिग्ड फॉर इमोशन। अगर आपने इमोशनल डिसीजन मेकिंग करनी है, देन प्रॉब्ली यू शुड नॉट बी अ बिजनेसमैन एंड अ पर्सन who runs an NGO or maybe a charity house or maybe a hippie culture fucked up vibe, but not a company. A company is a living breathing entity जिसको उसकी नेगेटिव कंपाउंड से बचाने की सारी एफर्ट सीईओ के कंधे पर ही है। तो आपका मल्टीप्लायर कंपाउंडिंग की सूरत में आपको पॉजिटिव की तरफ भी लेके जाएगा और आपको नेगेटिव की तरफ भी लेके जाएगा। उसको नेगेटिव को छोटे से मल्टीप्लाई करना है और पॉजिटिव को बड़े से मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपकी ग्राफ की डायरेक्शन, ग्राफ ने डायरेक्शन तो लेनी है, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन लेगा ये आपके हाथ में है। तो मैं एज अ सीईओ ये डिसीजन ले रहा हूं कि ये जो है ना भड़बतें कि आ रही है पेमेंट, जा रही है पेमेंट, चली गई पेमेंट, आ गई पेमेंट, इससे मैं निजात हासिल करूंगा। आई विल वर्क ट्वाइस टू गेट द सिमिलर काइंड ऑफ रेवेन्यू थ्रू मे बी 2-3 क्लाइंट्स, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा रिटेनर वो था। तो अब वो रिटेनर नहीं रहेगा और हम उसको रिपेयर करेंगे। और मैंने ज़िंदगी में पर्सनली स्पीकिंग जब जब सोचा है ना कि ये मेरा सेफ्टी माउंट आ गया है, और फिर वो सेफ्टी माउंट मैंने तोड़ा है,
तो जो अगला सेफ्टी माउंट आया है वो हमेशा उससे बड़ा ही हुआ है, यानी कि छोटी गाड़ी बेच के हमेशा बड़ी गाड़ी ही ली है। और आपको भी यही सोचना चाहिए कि आज छोटी गाड़ी बेच के रेंट की गाड़ी पे आ रहा हूँ, तो फिर अब लूंगा तो इससे बड़ी लूंगा, डबल होनी चाहिए साइज में। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी गाड़ी डबल नहीं हो सकती क्योंकि उससे बड़ी गाड़ी बनी नहीं होती। और इस तरह की सिचुएशन मैं पसंद करता हूँ। समझ रहे हैं बात? तो ये मेरा डॉक्ट्राइन है काम करने का। तो अब मैं इस रिटेनर को काटूंगा और आपको भी यही कहूंगा कि आपका ग्राफ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव पे भी जाएगा और नेगेटिव पे भी जाएगा। आपने किस डायरेक्शन में लेके जाना है ये आप पे डिपेंड करता है। तरीका क्या होगा और आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है ये मैं आपको बता चुका हूं। तो मैंने तो ये डिसाइड किया कि मैं इसको काटूंगा और फिर इसकी भरपाई करूंगा इसके डबल के साथ। व्हाट द फक हैव यू डन लेटली? तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको कंपाउंडिंग और पॉजिटिव और नेगेटिव कंपाउंडिंग समझा रहा था। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक देके जरूर बताएं और नीचे इंस्टाग्राम लिंक्डइन के लिंक्स हैं उस पर आप आ सकते हैं और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और फॉलो बैक बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट ना कीजिएगा क्योंकि मैं समझ सकते हैं आप क्यों। और अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप मेरी टीम से बुक कर सकते हैं 1 या 2 दिन के वेटिंग टाइम पे। आई एम बैक अगेन। तो ये थी जी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। कट।